हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। मैंने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको सारी वीडियोस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। आप जाके देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो देर न करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे की खोज कब हुई थी, इसका प्रयोग कब से किया जाने लगा था, भारतीय उपमहाद्वीप के गाँव, शहर तथा व्यापार की क्या क्या विशेषताएँ थी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। लोहे का प्रयोग आज हम लोगों के लिए आम बात हो गई है, कॉमन सी बात हो गई है। लोहे की चीज़ें या फिर वस्तुएं हमारी रोज़मर्रा की हमारी जो डेली लाइफ है उसका हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ की बात हो रही है वहाँ पे लोहे का प्रयोग कितने साल पहले हुआ था? आज से लगभग 3000 साल पहले हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। ये जो महापाषाण कब्रें थी जिनके बारे में हम अध्याय 4 में चैप्टर नंबर 4 में पढ़े थे, वहाँ से लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। और आज से लगभग 2500 वर्ष पहले क्या हुआ कि लोहे के औजारों के जो उपयोग बढ़ रहे थे उनका प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। और इन औजारों में जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ तथा जुताई के लिए जो हलों के फाल का प्रयोग किया जाता था वो शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि पहले जो प्राचीन काल के लोग होते थे वो लकड़ी के फाल का उपयोग करते थे, लेकिन जब उन्होंने लोहे की खोज कर ली तो उन्होंने लकड़ी के फाल की जगह लोहे के फाल का उपयोग करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। ये उस टाइम पे जो लोहे के औजार थे उनका इमेज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। अब हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे कि सिंचाई कैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। जिस प्रकार क्या था कि कृषि के विकास के लिए नए औजार या फिर रोपाई के जो नई नई विधियां का जो पता चला था वो महत्वपूर्ण कदम साबित हुए थे, उसी प्रकार क्या था कि सिंचाई भी कृषि के विकास के लिए उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए कुएं, नहरें, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। और इस समय सिंचाई के लिए क्या सब बनवाए गए? नहरें हुआ, कुएँ हुए या फिर तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। बढ़ते हैं आगे। गाँवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सा था उसमें अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और अदमई कहलाते थे। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे, बड़े बड़े भूमि के मालिक होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? वेल्लला कहा जाता था। जबकि साधारण जो हलवाहे होते थे उनको उनवार, भूमिहीन मजदूर, दास कडेसियार और अदमाई कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। और देश का जो उत्तरी हिस्सा था उसमें जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और ग्राम भोजक के पद पर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। यानी कि यह पद आनुवंशिक था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राम भोजक का पद था यह आनुवंशिक था, वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गाँव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। और ग्राम भोजक के पद पर जो जनरली होता था, जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, भूमि का मालिक होता था, वही ग्राम भोजक होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन
साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। और ये जो ग्राम भोजक होते थे, इनके ज़मीन पर जनरली कौन काम करते थे? इनके जो दास होते थे और मजदूर वही काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। और चूँकि ये जो ग्राम भोजक होते थे, ये प्रभावशाली होते थे, शक्तिशाली होते थे, इसलिए राजा क्या करते थे? कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। और ये जो ग्राम भोजक होते थे, ये कभी कभी न्याय देने का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजकों के अलावा जो अन्य व्यक्ति होते थे वे स्वतंत्र कृषक होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे और गृहपति कौन होते थे? ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। और इन स्वतंत्र कृषकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होते थे। इनमें दास कर्मकार आते थे। और ये कैसे स्त्री पुरुष होते थे? दास या फिर कर्मकार होते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। चूँकि इनके पास ज़मीन नहीं होती थी, इसलिए इन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ओके। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और अधिकांश गांवों में कौन सब होते थे? लोहार होते थे, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते थे। बढ़ते हैं आगे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। और संगम साहित्य की रचना कब की गई थी? लगभग 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। और इन्हें संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका संकलन कहाँ किया गया था? मदुरई में जो कवियों का सम्मेलन होता था, वहाँ पर इनका संकलन किया गया था, इसलिए इन्हें संगम कहा जाता था। गाँव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, वे संगम साहित्य में पाए गए हैं। और गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, वो कहाँ पाए गए हैं? संगम साहित्य में पाए गए हैं। सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। जो पुरातत्वविद थे, उनको खुदाई के दौरान इस युग के हजारों सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले जो पुराने सिक्के थे वो कौन थे? आहत सिक्के, जो लगभग 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। आपको मैं एक बार इमेज में दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, यही है आहत सिक्के। ओके। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। और इन सिक्कों को आहत सिक्का क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो चांदी या फिर तांबे के सिक्के होते थे, उन पर आहत करके, यानी कि चोट करके इनको बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। आहत सिक्के कैसे होते थे? जनरली आयताकार होते थे, कभी कभी वर्गाकार या फिर गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। और ये कैसे बनाए जाते थे? आहत सिक्के धातु की चादर को काटकर या फिर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। और इन आहत सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इन्हें क्या किया जाता था? इन पर कुछ ठप्पे, चिन्ह को ठप्पे से द्वारा बनाया जाता था, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाया और इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा गया। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। और ये सिक्के जो आहत सिक्के हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। बढ़ते हैं आगे। विनिमय के अन्य साधन। यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी गई है विनिमय के बारे में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। हमने गांवों के बारे में पढ़ लिया, अब हम नगर के बारे में, शहरों के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो। जो नगर थे उस टाइम पे वो कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के तौर पर हम मथुरा का यहाँ पर देखेंगे कि मथुरा क्यों महत्वपूर्ण था। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। ये जो मथुरा नगर है यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण एक
इम्पोर्टेंट नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। और यह क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। और इनमें से जो दो रास्ते थे, इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था, जबकि दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। मथुरा शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर। किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। जो मथुरा के आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए क्या करते थे? भोजन जुटाने का काम करते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। और ये जो मथुरा नगर था, ये अच्छी मूर्तियां बनाने का केंद्र था। ओके, बढ़ते हैं आगे। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। और लगभग 2000 साल पहले क्या हुआ कि मथुरा जो था वो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे और कुषाण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र था। यहाँ धार्मिक जो धर्म से जुड़ी बातें प्रचलित थी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और मथुरा क्या था? कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बढ़ते हैं आगे। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में जो पत्थर के खंड प्राप्त हुए हैं, पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं या फिर मूर्तियां मिली हैं, उन पर अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। और जनरली ये जो अभिलेख मिले हैं ये संक्षिप्त छोटे से अभिलेख हैं जो कि स्त्रियों या फिर पुरुषों द्वारा मठों या फिर मंदिरों को जो दान दिए जाते थे उनका उल्लेख करता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। और जनरली क्या था कि शहर के जो राजा होते थे या फिर रानी होती थी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार होते थे, वही इस प्रकार के दान दिया करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो मथुरा के अभिलेख हैं उन पर किन किन का उल्लेख मिलता है। सुनार हुआ, लोहार हुआ, बुनकर हुए, टोकरी बुनने वाले हुए, माला बनाने वाले हुए और इत्र बनाने वाले हुए, इन लोगों का उल्लेख मथुरा के अभिलेख पर मिलता है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। खुदाई के दौरान पुरास्थल से पुरातत्वविदों को शिल्पों के नमूने प्राप्त हुए हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्तरी काले चमकीले पात्र। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। जो विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं उनसे हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके लिए कौन कौन से केंद्र प्रसिद्ध थे? जो उत्तर में जो वाराणसी है और दक्षिण में जो मदुरई नामक स्थान है, यह कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। और यहाँ जो कपड़े के उत्पादन होते थे वाराणसी में या फिर मदुरई में, यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। और अनेक शिल्पकार या फिर व्यापारी जो थे, जो शिल्पकार तथा व्यापारी थे, वो अपने अपने संघ, अपने अपने गुट बनाने लगे थे जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल वितरण करना था। और ये जो शिल्पकार की श्रेणी थी, उनका काम क्या था? प्रशिक्षण देना हुआ, कच्चा माल उपलब्ध कराना या फिर तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां थी उनका काम व्यापार का संचालन करना था। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी। और ये जो व्यापारियों की श्रेणियां थी ये बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे, जहां लोग क्या करते थे? पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। और जो लोग धन जमा करते थे उसका निवेश लाभ के लिए किया जाता था।
उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। और जो लोग पैसा जमा करते थे उसका निवेश, ये जो श्रेणियाँ थी वो निवेश करके जो लाभ कमाते थे उसका कुछ हिस्सा या तो पैसे जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। धार्मिक संस्थानों के विकास के लिए उन पैसों को दिया जाता था। उत्तरी काले चमके पात्र, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। ये जो उत्तरी काले चमके पात्र हैं यह एक कठोर चाक निर्मित चाक पर जिसका निर्माण किया जाता था धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाला पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे। और इसे बनाने के लिए कुम्हार क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। और जिसके परिणामस्वरूप क्या होता था कि इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। और इन बर्तनों पर क्या किया जाता था, एक पतली काली लेप लगाई जाती थी जो इन बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। बढ़ते हैं आगे। सूत कातने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। ये जो सूत कातने और बुनने के नियम हैं ये किस में वर्णित है, अर्थशास्त्र में वर्णित है। और अर्थशास्त्र के बारे में हमने अध्याय चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने की थी। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। और अर्थशास्त्र में ऐसा उल्लेख किया गया है कि ये जो ऊन, पेड़ों की छाल, कपास हुआ, पटुआ तथा सन को तैयार करने जैसे काम हुए, इनमें किन किन महिलाओं को लगाया जा सकता है, विधवा हुई, सक्षम महिलाएं हुई, भिक्षुणी हुई, वृद्धा हुई, वैश्या हुई, राजा की अवकाश प्राप्त दासियाँ हुई, सेविकाएँ हुई या फिर अवकाश प्राप्त जो देवदासियाँ होती थी उनको इन कामों में लगाया जाता था। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए और इन महिलाओं को इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, ऐसा अर्थशास्त्र में उल्लेखित है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती थी वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और दासियों के द्वारा ही अपने तैयार माल को भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तरके ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। और जो औरतें कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल कारखाने तक तरके ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी हो रहती थी। और इस समय क्या था कि माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी की व्यवस्था की गई थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। और जो निरीक्षक होता था वो सामान की जांच करते समय यदि औरत जो कि सामान लेकर जाती थी उसकी तरफ देखता था या फिर इधर उधर की बातें करता था तो उसे सज़ा मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता और जो महिलाएं अपना काम पूरा नहीं कर पाती थी समय से उसे जुर्माना देना होता था और इस जुर्माने के रूप में उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु जो कि पुडुचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। जो अरिकामेडु है जो कि पुडुचेरी में स्थित है यह आज से लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। पत्तन जिसको हम बंदरगाह कहते हैं जहाँ पर दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारा जाता था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो और अरिकामेडु से एक ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कि हो सकता है कि इससे पता चलता है कि यह एक गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोड़ा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे और
जो अरिकामेडू है वहाँ पे जो भूमध्यसागरीय वाला क्षेत्र है वहाँ से एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिनमें कि शराब या फिर तेल जैसे लिक्विड को रखा जा सकता था। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। और अरिकामेडू से जो एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो लाल चमकदार बर्तन मिले हैं उन्हें एरेटाइन किस नाम से जाना जाता है? इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। और इसे कैसे बनाया जाता था? मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। कई बर्तनों पर जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। और प्रारंभ में प्राचीन काल में क्या था कि शुरू में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। और कुछ अरिकामेडू से कुछ ऐसे भी बर्तन प्राप्त हुए हैं जिनका डिजाइन तो था रोम का लेकिन ये अरिकामेडू में ही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन था, रत्न भी मिले हैं। अरिकामेडू से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। और अरिकामेडू से छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो कि ऐसा अनुमान है कि कपड़े की रंगाई के लिए उपयोग किए जाते होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अरिकामेडू से शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, एक यूनानी नाविक द्वारा यहाँ पे विवरण दिया गया है। बेरीगाजा जो कि भरूच का यूनानी नाम है, वहाँ की जो कहानी है कहानी यहाँ पे दिया गया है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। व्यापार और व्यापारी, तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। हमने जो ऊपर उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है, इनमें जो इनकी कटोरियाँ या फिर थालियाँ थी वो इस भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे पुरातन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। अब यह प्रश्न उठता है कि इन जगहों पर ये जो बर्तन है वो कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि जो व्यापारी थे वो जहाँ से ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते होंगे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत जो था, भारत का दक्षिणी भाग जो था वो सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। जो व्यापारी होते थे वो इन सामानों को, जैसे काली मिर्च हुआ, कीमती पत्थर हुआ, इनको समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। जो दक्षिण भारत है उसमें ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। और ये जो रोमन सिक्के मिले, सोने के सिक्के मिले, उससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ भारत का बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता, यहाँ व्यापार से जुड़ी एक कविता दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो बढ़ते हैं आगे।
व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। व्यापारी जो थे उन्होंने कई प्रकार के समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ये जो रास्ते व्यापारियों ने खोज निकाले थे इनमें से कुछ तो समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जो नाविक होते थे वो मानसूनी हवा का उपयोग करके या फिर फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जो नाविक होते थे वो दक्षिणी जो अरब के अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर जो पहुंचना चाहते थे तो इसके लिए क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था और इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके दक्षिणी भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है और ये जो नदियों के मैदानी इलाके हैं इनमें कावेरी का मैदान जो है वो सबसे अधिक उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। जो मैदानी इलाका और तटीय इलाका के जो राजा और सरदार थे उनके पास धीरे धीरे क्या था कि काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मोवेनदार की चर्चा मिलती है। संगम जो कविताएं हैं वहाँ उसमें मोवेनदार शब्द की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। मोवेनदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया था और ये 3 शासक परिवार मुखिया कौन कौन थे, चोल, चेर तथा पांडे, जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे और ये जो तीनों मुखिया थे चोल, चेर तथा पांडे, इनके अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था और ये जो 2 सत्ता केंद्र थे, 2 प्रमुख सत्ता केंद्र थे, इनमें एक तो था तटीय हिस्से में और दूसरा था अंदरूनी हिस्से में। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे और इस प्रकार जो 6 केंद्र हुए उनमें से 2 बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। और इन 2 महत्वपूर्ण केंद्रों में कौन कौन से थे, एक था चोलों का पत्तन पुहार या फिर कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों करते थे। ये जो चोल, चेर या फिर पांडे थे ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और कभी कभी ये मुखिया लोग सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। और जब ये अभियान पे निकलते थे तो आसपास के जो इलाके होते थे वहाँ से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। और ये जो शुल्क वसूल करके लाते थे उनमें से कुछ तो अपने पास रख लेते थे और जो इनके पास रेस्ट बच जाती थी वो ये बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अनेक जो संगम कवि थे वो उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे जो कि उन्हें कीमती जवाहरात, सोने हुआ, घोड़े हुआ, हाथी, रथ या फिर सुंदर कपड़े दिया करते थे। उन्हीं की प्रशंसा में ये जो कवि थे, संगम कवि, वो कविताओं की रचना करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया और जो चोल, चेर तथा पांडे थे इनके शासन के फलस्वरूप 200 वर्षों के बाद क्या हुआ कि पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और सातकर्णी के बारे में हमें किससे पता चलता है? जो उसकी माता थी गौतमी बलश्री, उनके द्वारा जो दान दिया गया था एक अभिलेख से पता चलता है। वह
और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जो ये सातकर्णी हुए या फिर अन्य जो सातवाहन शासक थे वे सभी दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है और दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए दक्षिणापथ नाम ही प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी और जो सातकर्णी थे उन्होंने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ओके। रेशम और मार्ग और कुषाण। कुछ शासक, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लूँ। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। कुछ जो शासक थे वो इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। और ये जो शासक थे वो क्यों इन हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे? क्योंकि इस रास्ते पर जो यात्रा कर रहे व्यापारी होते थे उनसे उन्हें शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ प्राप्त होता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे और इसके बदले में क्या करते थे ये शासक? इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते समय जो लुटेरे होते थे उनके आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और ये जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग था, उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका शासन था और लगभग 2000 साल पहले क्या था कि मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर वाला जो भारत है इस पर किसका शासन था? कुषाणों का शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर और मथुरा कुषाणों के दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था और तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का ही हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी और कुषाणों के शासनकाल में ही जो रेशम का मार्ग था कि एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था और इसके फलस्वरूप क्या होता था कि यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम को पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।